आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का अंतिम भाग। वाकई बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। गनीमत थी कि उसके पास छाता था। सड़कों पर काफी पानी भर गया था, लेकिन उसे इस वक्त सिवाय देवांश के कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो उसे लेकर बहुत फिक्रमंद थी। उसे एक बार देख लेना चाहती थी कि उस दिन के बाद से देवांश कभी उसके सामने आया ही नहीं था। बहुत मुश्किल से उसने एक ऑटो रुकवाया और उसे देवांश के ऑफिस का एड्रेस बताया। उसने देवांश के घर पर भी फोन किया था। तब एक मेड ने बताया था कि देवांश घर पर नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि इस वक्त वो ऑफिस में ही होगा, इसीलिए वो उसके ऑफिस जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंच गई थी। बादल इतने घने थे कि बहुत अंधेरा हो गया था। छाता साथ होने के बावजूद भी वो थोड़ा भीग गई थी। वो लिफ्ट से उस फ्लोर पर आ गई जहां देवांश का कैबिन था। एक बार पहले भी वो देवांश के साथ उस ऑफिस में आ चुकी थी। वो जब वहां पहुंचे तो सब लोग अपना सामान समेट रहे थे। आदिका को थोड़ी हैरानी हुई। अभी ऑफिस ऑफ होने का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो सर झटक कर देवांश के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई। वो भी शायद जाने की तैयारी में थी। देवांश कहाँ है? आदिका ने पूछा। अपने कैबिन में है। वो जानती थी सामने खड़ी लड़की देवांश की पत्नी है, इसीलिए उसने कैबिन की ओर इशारा करके कहा। वरना देवांश ने उससे साफ तौर पर कहा था कि वो कैबिन में किसी को आने ना दे, लेकिन आदिका को वो कैसे मना कर सकती थी। आदिका कैबिन की ओर जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। तुम कहीं जा रही हो? आदिका ने उससे पूछा। जी, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी जा रहे हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है, इसीलिए सर ने आज सबको घर जल्दी जाने को बोला है। उसकी बातें सुन आदिका सर हिलाकर देवांश के कैबिन की ओर बढ़ गई। आदिका ने गहरी सांस ली और कैबिन का दरवाजा खोला। उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि अगर देवांश ने उससे वहां आने की वजह पूछी तो वो क्या कहेगी। वो अंदर आ गई, लेकिन देवांश अपने कैबिन में नहीं था। ये देख आदिका के माथे पर बल पड़ गए। आदिका ने गहरी सांस ली और कैबिन का दरवाजा खोला। उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि अगर देवांश ने उससे वहां आने की वजह पूछी तो वो क्या कहेगी। वो अंदर गई, लेकिन देवांश अपने कैबिन में नहीं था। ये देख आदिका के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ लम्हे को सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने अपने साइड में देखा। वहाँ एक दरवाज़ा था जो बंद था। आदिका ने उस दरवाजे को आहिस्ता से खोला और फिर अंदर आ गई। वो एक छोटी सी गैलरी थी जिसमें 5-6 कदमों की दूरी पर एक और दरवाज़ा था। आदिका ने अब जाकर उस दरवाजे को खोला। वो एक कमरा था जो जिग्नेश ने खास तौर पर देवांश के लिए ही बनवाया था, ताकि काम के वक्त देवांश चाहे तो आराम भी कर सके। उस बड़े से कमरे में रेस्ट रूम के अलावा एक छोटा सा किचन भी था। देवांश की ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ मौजूद रहती थी। आदिका जब देवांश के साथ ऑफिस आई थी तब देवांश उसे यहीं लेकर आया था। आदिका कमरे में आई तो पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। उसने अपना दुपट्टा मुंह पर लगा लिया और उसकी नज़र बेड पर गई, जहां देवांश औंधे मुंह बेड पर आड़ा तिरछा पड़ा था। उसके बदन पर कोई टी शर्ट भी नहीं थी, उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। आदिका ने उस पर से ध्यान हटाया और जाकर कमरे की खिड़की खोल दी। उस जहरीले धुएं में उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। बाहर अब पूरी तरह अंधेरा हो गया था। बारिश भी अभी बहुत तेज हो रही थी, लेकिन आदिका ने पलटकर देवांश को देखा, अपना बैग सोफे पर रखा और फिर उसके करीब बेड तक आई। बेड के नीचे कई जली हुई सिगरेट्स पड़ी थी। देवांश की आंखें बंद थी, लेकिन गौर से देखने पर आदिका को एहसास हुआ कि उसके पलकें भीगी हैं। आदिका के दिल में एक टीस सी उठी। वो आहिस्ता से देवांश के करीब बैठ गई। देवांश। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, साथ ही अपने हाथ से उसके बालों को सहलाया। देवांश ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और फिर से आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई थी। आदिका ने हैरान नजरों से उसे देखा। देवांश, आंखें खोलो। आदिका ने एक बार फिर कहा। नहीं, मुझे पता है मैं आंखें खोलूंगा तो तुम गायब हो जाओगी, और मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। प्लीज मेरे पास रहो, मुझे सुला दो आदिका। आई नीड सम रेस्ट। वो बंद आंखों से बहुत धीरे धीरे ही बोला। आदिका एक लम्हे को उसकी बातें समझ नहीं पाई थी, लेकिन फिर समझ आया तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से देवांश का सिर अपनी गोद में रखा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। देवांश को शायद बुखार भी था, इसीलिए उसका बदन आदिका को बहुत गर्म महसूस हुआ। आदिका के दिल में इस वक्त तेज दर्द उठ रहा था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी देवांश इस हालत में होगा। कुछ ही देर में देवांश गहरी नींद में था। आदिका ने उसे देखा और झुककर पूरी शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर देवांश के गाल पर फिसल गया था। वो अब काफी हद तक खुद को देवांश की इस हालत का जिम्मेदार समझ रही थी। देवांश का बदन अभी भी बुखार से तप रहा था। उसने देवांश का सर तकिए पर रखा और उसे ढंग से लेटाकर एक ब्लैंकेट से उड़ा दिया। वो किचन से ठंडा पानी और एक कपड़ा ले आई थी। थोड़ी देर देवांश के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने से देवांश का बॉडी टेम्परेचर काफी हद तक नॉर्मल हो गया था। वो देवांश का ब्लैंकेट ठीक करके बेड से उतर गई। देवांश गहरी नींद में सो रहा था।
आद्विका ने जाकर खिड़की को वापस बंद कर दिया। बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी और बारिश रुकने के कोई आसार दिख नहीं रहे थे। वो वहीं खड़ी होकर झमाझम होती बारिश को देखने लगी, लेकिन दिमाग में सिर्फ देवांश घूम रहा था। अचानक फोन बजने की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। उसने जल्दी से सोफे के पास जाकर बैग से फ़ोन निकाला और फिर वहां से सीधा देवांश के कैबिन में आ गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से देवांश की नींद खराब हो। फ़ोन उसकी मम्मी का था। आदिका एक लम्हे को सोच में पड़ गई। उन्होंने पक्का ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि वो घर कितनी देर में पहुंच रही है। उसने कुछ सोचकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ उसके पापा थे और वो उसके आने का ही पूछ रहे थे, लेकिन आदिका ने बोल दिया कि तेज़ बारिश की वजह से उसके ऑफिस के आसपास काफ़ी पानी भर गया है। वो और ऑफिस का बाकी स्टाफ ऑफिस में ही फंस गया है, इसीलिए वो सुबह ही आ पाएगी। तेज़ बारिश की वजह से बाकी शहर के हालात काफ़ी बिगड़ गए थे, इसलिए प्रफुल्ल के पास आद्विका की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने आद्विका को अपना ध्यान रखने का बोलकर फ़ोन रख दिया। आद्विका ने फ़ोन रखकर एक गहरी सांस ली। उसका देवांश को इस हालत में छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और उस पर तेज़ बारिश की वजह से वाकई सड़कों पर काफ़ी पानी भर गया होगा। ऐसे में उसका घर पहुंचना कैसे मुमकिन था। वो वापस देवांश के पास जाने लगी तो इस बार डेस्क पर रखा देवांश का फ़ोन घनघना उठा। उसने पास जाकर देखा, देवांश के फ़ोन पर आशा की कॉल आ रही थी, लेकिन आद्विका की हिम्मत नहीं हुई थी फ़ोन उठाने की। फ़ोन बजकर बंद हो गया। वो शायद देवांश के लिए परेशान हो रही थी। आदिका ने अब देवांश का फ़ोन उठाकर अपने हाथ में लिया और जो पासवर्ड उसे पता था वो लगाकर फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश की और उसकी किस्मत अच्छी थी कि फ़ोन अनलॉक हो गया था। फ़ोन अनलॉक हुआ तो आदिका एकदम से ठिठक गई। वॉलपेपर पर उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। ये देख आदिका का दिल एक लम्हे को थम सा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और एक मैसेज देवांश की ओर से आशा को कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक है और तेज़ बारिश के कारण आज रात ऑफिस में ही रुकेगा। वो वापस कमरे में आ गई। देवांश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वो उसके करीब बेड पर बैठ गई। उसका हाथ एक बार फिर देवांश के बालों में चलने लगा। वो अब उसे गौर से देख रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि वो पहले से कितना बदल गया है। चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था, पहले के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर भी लग रहा था। आदिका के दिमाग में अब काफ़ी बातें घूम रही थी, कभी देवांश की बातें तो कभी कियारा की और कभी वो बातें जो उसने देवांश से कही थी। कहीं अपने गुस्से और नाराज़गी में वो देवांश के साथ गलत तो नहीं कर बैठी थी। क्या वो वाकई इतनी खुदगर्ज बन गई थी कि देवांश का पश्चाताप देख ही नहीं पाई। जैसे देवांश ने उससे सवाल किया था वैसे ही उसने भी तो सवाल पूछे थे ना उससे। जैसे वो अपने किरदार पर कोई सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, वैसे ही वो भी नहीं कर पाया था। अगर देवांश ने उस पर हाथ उठाया था तो बदले में थप्पड़ तो उसने भी मारा था। उसकी जगह अगर कोई और मर्द होता तो इस बात को ना जाने किस तरह लोगों के सामने पेश करता, यकीनन इस बात को उसके खिलाफ यूज़ करता। लेकिन देवांश ने इस बारे में कुछ करना तो दूर, उससे या किसी और से इस बारे में जिक्र तक नहीं किया था। और बच्चा सिर्फ उसका तो नहीं था ना, देवांश का भी तो था। जितनी तकलीफ उसे हुई थी, यकीनन उतने ही दर्द उसे भी तो हुआ होगा, बल्कि उससे ज़्यादा हुआ होगा कि उसके मन पर यह बोझ भी होगा कि शायद उसकी गलती की वजह से ही उसका बच्चा उसके से दूर हो गया। और उसने क्या किया, अपने गुस्से और नाराज़गी में अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार देवांश को ठहरा दिया। कितनी तकलीफ हुई होगी उस दिन देवांश को। इस बात का एहसास आदिका को आज हो रहा था। आज वो हर बात को एक अलग नज़रिए से सोच रही थी। उसे लग रहा था कि देवांश उतना भी गलत नहीं था जितना वो उसे समझती आ रही है। कभी कभी एक छोटा सा वाक़या इंसान को बदल देता है। यहाँ तो उसने और देवांश ने अपनी ज़िंदगी की एक अनमोल खुशी को खोया था। क्या पता उस हादसे ने वाकई देवांश को बदल दिया हो। इस बार वाकई उसे अपनी गलती का एहसास हो। तभी तो इतने वक्त में उसने उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, वरना जिस तरह शादी बिना उसकी मर्ज़ी के की थी, अब भी वो उसके बिना मर्ज़ी के साथ ले जा सकता था। लेकिन वो अब उसके फैसलों को मान देने लगा है। तो क्या वो सब भूलकर देवांश को एक मौका नहीं दे सकती? ज़रूरी तो नहीं पिछली बार अपना वादा तोड़ा था तो इस बार भी अपना वादा तोड़ेगा। आदिका का ध्यान तब टूटा जब उसने देवांश को कसमसाते हुए देखा। वो जल्दी से उससे थोड़ा दूर हो गई। देवांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर आदिका को देख वो उठकर बैठ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आदिका ने उसके माथे को छूते हुए पूछा तो देवांश को यकीन आ गया कि आदिका का वहाँ होना उसका कोई वहम नहीं है। तुम यहाँ? वो मैं कुछ काम से इधर आई थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस में आ गई। सोचा तुमसे एक बार मिल लूँ, इसीलिए तुम्हारे कैबिन में आई थी और तुम यहाँ कमरे में बीमार हालत में थे। आदिका ने जैसे तैसे अपनी बात कही। देवांश ने आगे कुछ नहीं पूछा तो उसने राहत भरी सांस ली। बाहर अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, सुबह चली जाऊंगी मैं। उसे चुप देख आदिका ने आगे कहा। देवांश ने उसे देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। उसे ये सोचकर ही अच्छा लग रहा था कि बारिश की वजह से ही सही, लेकिन आदिका आज रात उसके साथ तो होगी। मुझे भूख लग रही है, तुम्हारे किचन में कुछ है क्या खाने को? आदिका ने पूछा। रात के 10 बज गए थे और बहुत तेज़ भूख लग रही थी उसे।
ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ चिप्स और सूप्स के पैकेट होंगे। आदिका उसकी बात सुनकर किचन में चली गई। देवांश भी उसके पीछे आ गया। आज इतने दिनों बाद उसे देख रहा था, मन तो कर रहा था कि नजरों से ओझल ही ना होने दे। सूप का पैकेट उसे मिल गया था, जिसे देख आदिका ने अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन भूख भी बहुत तेज लग रही थी और सूप के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सॉरी, बाहर बारिश हो रही है, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता। इस वक्त तो कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। देवांश की बात सुनकर आदिका ने उसे देखा। ये इंसान क्या वाकई इतना बदल गया था कि एक मामूली सी बात पर उसे सॉरी बोल रहा है? कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी सूप बहुत अच्छा लगता है। आदिका ने एक पतीला गैस पर चढ़ाते हुए कहा तो देवांश के चेहरे पर अनायास से मुस्कान आ गई। उसे अच्छे से पता था कि तीखा गुजराती खाना खाने वाले आदिका ने पहले कभी सूप चखा तक नहीं होगा। ये लो, तुम ये चिप्स खा लो। देवांश ने एक ड्रॉर से चिप्स का पैकेट आदिका की ओर बढ़ाया, जिसे उसने फौरन ही ले लिया। वो चिप्स खा रही थी और देवांश उसे देख रहा था। दिल में रह रहकर ये अरमान जाग रहे थे कि आदिका को अपनी बाहों में भर ले और उसके होठों को चूमकर उसे बताए कि कितना तड़प रहा है वो उसके बिना। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आदिका पर अपने सारे हक खो चुका है। देवांश के चेहरे पर अचानक ही उदासी की एक लंबी लकीर खींच गई थी। आदिका ने अचानक उसे देखा और उसकी तरफ चिप्स बढ़ाते हुए उसे चिप्स खाने का इशारा किया, लेकिन देवांश ने ना में सर हिलाकर उसे खाने को कहा। प्लीज़ खा लो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आदिका ने कहा तो देवांश ने चिप्स लेकर खा लिया। आदिका मुस्कुराती तो देवांश के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद सूप बन गया था। आदिका ने अपने और देवांश के लिए सूप निकाला और फिर बाहर कमरे में आ गई। उसने देवांश को सूप पीने को कहा और खुद भी जबरदस्ती उसे अपने हलक से नीचे उतार रही थी। आदिका ने जाहिर नहीं किया था, लेकिन वो समझ रहा था कि आदिका को सूप का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। खाने के बाद आदिका ने अपने और देवांश के लिए 2 कप कॉफ़ी बनाई और अब देवांश ने उसके बारे में बात करने का इरादा रखती थी। देवांश खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर होती बारिश को देख रहा था। कॉफ़ी आदिका ने उसकी तरफ एक कप बढ़ाया और दूसरा खुद उठा लिया। वो दोनों अब कॉफ़ी पी रहे थे, साथ ही गहरी खामोशी भी बरकरार थी। आदिका मन ही मन लफ्ज़ छोड़ रही थी। वो मैं जब आए थे तब तुम अजीब सी हालत में मिले मुझे। तबीयत भी बहुत ख़राब थी तुम्हारी। घर क्यों नहीं गए तुम? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। आदिका ने आखिर कुछ देर की खामोशी के बाद पूछ ही लिया। देवांश ने आदिका की तरफ गर्दन घुमाई, लेकिन आदिका ने उसे देखने से पहले अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। देवांश फिर से बाहर देखने लगा। डैड से आर्ग्यूमेंट हो गई थी मेरी, वो नाराज़ है मुझसे। क्यों? आदिका ने पूछा। वो उससे उसके मन का हाल जानना चाहती थी। वो चाहते थे कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो अपने सामने देख रहा था, लेकिन आदिका उसे देख रही थी। घर जाने का मन नहीं कर रहा था। वहाँ जाऊँगा तो डैड फिर से मेरे बीच में बहस होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही खूबसूरत रिश्ते दिए हैं, उन रिश्तों का प्यार दिया है, लेकिन मैं कदर नहीं कर पाया। डैड मुझसे नाराज़ है, तुम मुझसे नाराज़ हो। यकीनन कमी मुझ में ही है। ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति, और ना ही अच्छा बाप। उसकी आवाज़ बहुत भारी हो चली थी। आंखों के कोर गीले हो गए थे। आदिका को लगा मानो किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उसने देवांश के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर किया। ऐसा कुछ नहीं है देवांश, प्लीज़ खुद को दोष देना बंद करो। नहीं आदिका, तुम जो मुझसे नाराज़ हो बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं किसी को डिज़र्व नहीं करता। मुझे नफरत होने लगी है खुद से। देवांश की आंखों में अब आंसू आ गए थे। आदिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गई। उसने अपने हाथ देवांश के गाल पर रखे। नहीं, तुम बुरे नहीं हो। कमियां सब में होती हैं और गलतियां भी हर इंसान करता है। अगर गलती करने से इंसान बुरे होते हैं तो मैं भी बुरी हूँ, क्योंकि गलतियां तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी की हैं। और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम भी अब सब बातें भूल जाओ। जो बातें हमें तकलीफ दी उन सबको भूल जाना चाहिए। वो रुआंसी हो गई थी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैंने अपने बच्चे की जान ली। उसकी मौत का कारण मैं था। 5 महीने आदिका, 5 महीने हो गए। मैंने अगर उस दिन खुद को रोक लिया होता तो आज हमारा बच्चा यहाँ होता, तुम्हारे अंदर। देवांश ने उसके पेट पर हाथ रखकर कहा तो आदिका रो पड़ी। देवांश के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में ढेरों आंसू। हम कितने खुश होते, हमारा परिवार कितना खुश होता। सब हमारे बच्चे के आने की राह तकते। तुम हर रोज़ उसे महसूस करती और मैं उसे गोद में लेने का बेसब्री से इंतज़ार करता। हम उसके लिए ढेर सारे सपने सजाते, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदते, उसका हमारी ज़िंदगी में शामिल होने का इंतज़ार करते। लेकिन मैंने सब खत्म कर दिया। मैं इस गुनाह का बोझ कैसे उतार पाऊंगा आदिका, कैसे? वो एकदम से सिटक उठा था। आदिका ने उसे अपने सीने से लगा लिया। देवांश उसके सीने से लगकर रो दिया। आदिका भी रो पड़ी। उसने देवांश को इस कदर टूटते हुए कभी नहीं देखा था। उसे अंदाज़ा नहीं था वो अपने अंदर इस कदर दर्द लिए हुए था, और वो अब तक उसके दर्द को बढ़ाती ही रही थी। काश उसे उसके दर्द का भी समझा होता।
मुझे रातों को नींद नहीं आती आदिका। एक गुनाह कर देने का एहसास हर वक्त होता है। मैं खुद के ही नज़रों में गिर गया हूँ। मेरे गुनाह की अब कोई माफ़ी नहीं है। वो उससे लगे हुए ही रोते हुए बोला। आदिका का सहारा पाकर अब उसके जज्बात, उसके दिल की कैफियत अपने काबू में नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी भी लम्हे दर्द से फट जाएगा। आदिका ने अपने होठों को दांतों तले दबाकर खुद को रोने से रोका था, लेकिन आंखों के आंसू नहीं रुके। वो आज पहली बार किसी मर्द को इस तरह रोते हुए देख रही थी, और उससे बड़ी बात ये थी कि वो ये शख्स था जो उसके दिल पर नक्श करता था। देवांश को इस तरह रोते देख उसके दिल में एक ना बयां करने वाला दर्द महसूस हो रहा था। वो एक हादसा था देवांश। हमारे नसीब में लिखा था तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ खुद को दोष देना बंद कर दो। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ मुझे और तकलीफ़ मत दो। आदिका ने कुछ देर बाद उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली। देवांश का चेहरा आंसू से गीला हो गया था। उसकी आंखों में अभी भी ढेर सारा दर्द था। आदिका को खुद पर ही अफसोस हुआ। वो उसके दर्द को अब तक क्यों नहीं समझ सकी थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? देवांश ने उसके चेहरे पर रखे उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर पूछा। आदिका ने जल्दी से ना में सर हिलाकर उसे दिलासा दिया। देवांश उसके गले लग गया। उसने अपना सर आदिका के कंधे पर रखकर आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके आंसू अभी भी गालों से फिसलकर आदिका के कंधे पर पड़ रहे थे। आदिका ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। वो हौले हौले उसकी पीठ को सहला रही थी। उसने आगे देवांश से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। अनजाने अनजाने में उसने भी देवांश को कितनी तकलीफ पहुंचा दी थी। बहुत दर्द होता है आदिका, बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे कम करूं। थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ही टूटे हुए लहजे में बोला। आदिका की आंखों से आंसू छलक आए। वो समझ नहीं पा रही थी उसकी तकलीफ को कैसे कम करे। सब ठीक हो जाएगा देवांश, तुम सो जाओ। आदिका ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए नरमी से कहा। नहीं, अब नींद नहीं आएगी। दवाई घर पर है और मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। देवांश ने अब खुद को आदिका से थोड़ा दूर कर लिया था, जबकि आदिका उसकी बात सुन चौंक गई। रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। देवांश कहकर उठने लगा तो आदिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। किस दवाई की बात कर रहे हो तुम? आदिका का दिल अचानक ही एक अनजाने डर से धड़का। वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दी थी लेने के लिए। वो उससे नजर चुरा कर बोला। दवाइयों का जिक्र उसके मुंह से यूं ही निकल गया था। देवांश, झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ किस चीज़ की दवाई लेते हो तुम? आदिका ने उसका चेहरा अपनी ओर करके इस बार कुछ सख्ती से पूछा। नींद की गोलियां, देवांश ने नजरें झुकाकर कहा, जबकि आदिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपना हाथ देवांश के चेहरे से हटा लिया, जिसे देवांश ने फौरन ही अपने हाथ में थाम लिया। बहुत गिल्ट में था मैं, और तुम भी नहीं थे जिसके सहारे मैं खुद को संभाल पाता। रात को नींद नहीं आती थी मुझे, इसीलिए मैंने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया। देवांश ने उसे अपनी बात समझाते हुए कहा। आदिका की आंख में बरबसी नमकीन पानी उतर आया। वो आगे बढ़कर देवांश के गले लग गई। अब आदिका को एक पछतावे ने घेर लिया था। देवांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ लम्हे बाद आदिका ने अपने होंठ देवांश के खुले सीने पर रख दिए। देवांश के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। उसने खुद को जब्त करते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली, लेकिन आदिका ने अब उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। देवांश ने एक लम्हे को कसकर आंखें मीच ली, फिर आदिका के बालों में हाथ डालकर उसका चेहरा अपनी ओर किया। मुझे मत आजमाओ आदिका, मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। उसकी गीली आंखों में एक गहरा दर्द छलक रहा था। आदिका दो पल उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके माथे को चूम लिया। मैं तुम्हें खुद में समेट लूंगी, तुम बस खुद को इस दर्द से आज़ाद कर दो। मैं नहीं देख पा रही हूँ तुम्हें इस दर्द में। आदिका ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। देवांश कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा। आदिका ने भी निगाह नहीं हटाई। देवांश के दिल में उठते जज्बातों ने इस बार तेजी से सर उठाया था, और फिर देवांश आंखें बंद करता उसके चेहरे पर झुका और अपने होंठों से उसके लबों को बंद कर दिया। आदिका की आंखें खुद बंद हो गई। उसने अपने हाथ आदिका की गर्दन में लपेट दिए। देवांश किस करते हुए उसके ऊपर झुकता जा रहा था, जिससे आदिका भी बेड पर झुकती चली गई। एक बार को जब वो बेड पर लेटी तो देवांश उस पर पूरी तरह छा गया। देवांश के लबों ने अब उसके होंठों से गर्दन तक का रास्ता तय कर लिया था। आदिका बंद आंखों से उसके होंठों की गर्माहट अपने बदन पर फिसलते हुए महसूस कर रही थी। उसके हाथ देवांश के बालों को सहला रहे थे। देवांश के छुअन में एक बेचैनी थी, तड़प थी। वो चाहती थी देवांश आज अपने हर दर्द से आज़ाद हो जाए। देवांश एक बार फिर आदिका के होंठों को शिद्दत से चूमने लगा। आदिका ने कसकर आंखों को मीच लिया। उसके अपने हाथ देवांश के पीठ पर कस गए। वो इन सब के लिए तैयार थी, और फिर कुछ ही देर बाद उन लोगों के बीच की सारी दूरियां मिट गई थी। देवांश उसे जी जान से प्यार कर रहा था, और आदिका बंद आंखों से उसे महसूस कर रही थी। देवांश की आंखों में आज एक अरसों बाद सुकून उतरा था। उसने आदिका के पूरे चेहरे को चूम लिया, और आदिका के करीबी उसके दर्द को राहत पहुंचा रही थी। आखिर में थककर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह आदिका की नींद पहले खुली थी। वो पूरी तरह देवांश की बाहों में जकड़ी हुई थी। कंबल उन दोनों के कंधों तक था।
देवांश का मुंह उसकी गर्दन में घुसा हुआ था और हाथ उसकी पीठ पर कमर पर कसे हुए थे। देवांश ने नींद में भी उस पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रखी थी, मानो वो थोड़ी सी भी ढील देगा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। आवदिका ने उसके पीठ पर रखे अपने हाथ हटाकर उसके कंधों पर रखे और देवांश को थोड़ा खुद से दूर किया। रात तो जो देवांश की हालत थी वो एक बार फिर उसकी आंखों के आगे चलने लगी। उसने प्यार से देवांश को माथा चूम लिया। वो बस यही चाहती थी कि अब देवांश कभी उस दर्द से ना गुजरे। उसने देवांश का हाथ अपनी कमर से हटाया और उससे थोड़ा दूर हो गई। उसके कुछ कपड़े बेड पर और कुछ फर्श पर पड़े थे। रात उसने खुद अपनी मर्जी से खुद को देवांश को सौंपा था और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसने एक बार फिर सोते हुए देवांश पर नजर डाली और फिर अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी और धूप भी निकल आई थी। वो जब वापस आई तब तक देवांश भी उठ गया था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। आवदिका को देखते ही वो बोला और आवदिका के कुछ बोलने से पहले ही वॉशरूम में बंद हो गया। आवदिका ने उलझी नजरों से उसे देखा और फिर सर झटक कर उसके आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो आया और आवदिका को चलने को कहा। आवदिका ने 2 पल उसे देखा और फिर चुपचाप अपना बैग उठा लिया। रात जो कुछ हुआ उसके बाद उन दोनों के बीच एक अजीब सी झिझक पैदा हो गई थी। देवांश आवदिका से नजरें चुरा रहा था और आवदिका वो चाहती थी कि देवांश उससे कुछ कहे, लेकिन वो रास्ते भर भी कुछ नहीं बोला तो आवदिका भी कुछ ना बोल सकी। देवांश आवदिका को उसकी गली के बाहर ही छोड़कर चला गया था और आवदिका बस खामोशी से उसको कार को जाती देख रही थी। वो देवांश का बर्ताव समझ नहीं पा रही थी। रात उसने अपने दिल का दर्द उससे बयां किया था और अब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो आवदिका को जानता ही ना हो। वो मायूस होकर घर वापस आ गई। रात घर पर सब उसी का इंतजार कर रहे थे। सबकी जुबान पर कई सवाल थे, लेकिन वो पूरी तरह ना सोने की वजह से सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। देवांश का बेगाना सा बर्ताव उसे बुरी तरह चुभ रहा था। उस दिन आवदिका ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सारा दिन इंतजार किया शायद देवांश का फोन आ जाए, लेकिन देवांश ने फोन ही नहीं किया। अगले दिन से आवदिका ने फिर ऑफिस जाना शुरू कर दिया। रोज देवांश के फोन कॉल का इंतजार करती थी, लेकिन ना देवांश ने फोन किया और ना ही उससे मिलने आया। एक दिन माही अपनी माँ के साथ आवदिका के घर आई। वो दोनों माही की शादी का इनविटेशन देने आए थे और साथ ही रेनू आवदिका से माफ़ी मांगने भी आई थी। वाकई अपने किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदगी महसूस करती थी। आवदिका पुरानी सब बातों को भूल चुकी थी, इसलिए उसने रेनू को माफ़ कर दिया। धीरे धीरे दिन सरक रहे थे। माही की शादी का दिन अब नज़दीक था। आवदिका भी उसकी शादी की तैयारियों में उसकी मदद कर रही थी, लेकिन दिमाग देवांश में उलझा रहता था। वो उस दिन के बाद से उससे मिला ही नहीं था। आवदिका को अब उस पर गुस्सा आने लगा था, इसीलिए उसने भी देवांश को फ़ोन नहीं किया। माही की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। आज उसकी मेहंदी का फंक्शन था। आवदिका आज की रात उसी के पास रुक गई थी, क्योंकि अगले दिन माही की शादी थी। आवदिका माही से बातें करते हुए उसकी मेहंदी पर चीनी वाला पानी लगा रही थी, ताकि मेहंदी का रंग और गहरा हो। अब अपना हाथ दो, अब मैं तुम्हारी मेहंदी पर लगाती हूँ, माही ने कहा। आवदिका के हाथों पर भी मेहंदी लगी हुई थी। आवदिका ने मना करना चाहा, लेकिन माही नहीं मानी तो उसने अपनी हथेली आगे कर दी। आवदिका, तुमने अपने और देवांश के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती तो डाइवोर्स ले लो उससे, माही ने उसकी मेहंदी पर चीनी का पानी लगाते हुए कहा। जबकि डाइवोर्स का नाम सुनकर आवदिका के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। ये क्या बोल रही हो? ठीक बोल रही हूँ, तुम खुद सोचो। इतना वक्त हो गया है तुम्हें और देवांश को अलग रहते हुए। अब तो तुम्हें एक मजबूत फैसला ले लेना चाहिए। कब तक उस जैसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करती रहोगी? कानूनी तौर पर अलग हो जाओ उससे। माही की बातें सुन आवदिका के दिल को चुभी, लेकिन उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई, जिसे माही से छुपाने के लिए उसने अपना सर झुका लिया। माही ने उसके चिन पर उंगली रखकर उसका चेहरा अपनी ओर किया। ये आंसू उसके लिए हैं। तुम जानती हो ना उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है। तुम पर हाथ उठाया था, तुम्हें जलील किया था। वो इंसानी नासों के लायक नहीं है। वो एक माही, बस कर दो प्लीज़, आवदिका ने रोते हुए उससे टोक दिया। माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो इतने दिनों से अक्सर नोटिस करती थी, जब भी वो देवांश को कोसती, उसे बुरा भला कहती, तो आवदिका अक्सर उसे टोक देती थी या फिर कभी गुस्सा हो जाती थी। और माही को इन सब का कारण आज समझ आया था, जब उसने आवदिका की मेहंदी में देवांश के नाम का पहला अक्षर डी लिखा देखा था। तुम प्यार करती हो ना उससे? माही ने उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। आवदिका ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। और वो भी करता है, और उसे अपनी गलती का एहसास भी है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। तो माफ़ कर दो ना उसे। माही ने टिश्यू पेपर से उसके आंसू साफ किए। मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझसे बात ही नहीं करता। इतने दिनों से मुझसे ना मिलने भी नहीं आया। पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। वो एक बार फिर रो दी। अच्छा, तुम रोना बंद करो। शायद मयंक की फैमिली और जिग्नेश अंकल के बीच कोई रिलेशन है। तो मुझे लगता है शायद कल देवांश भी आएगा शादी में। तुम कल उससे बात कर लेना, पूछ लेना उससे कि क्या चल रहा है उसके मन में। माही की बात सुन आवदिका को एक उम्मीद बंधी। अगले दिन माही और मयंक की शादी थी और माही की बात सच हुई। देवांश शादी में आया था मयंक की तरफ से।
लेकिन वो आद्विका को देखकर भी अनदेखा कर रहा था। कम से कम आद्विका को तो यही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। आद्विका जैसे ही उस पर से निगाह हटाती, देवांश उस पर अपनी नजरें टिका लेता। वो आज डार्क ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। आद्विका एक बार हिम्मत करके देवांश के पास जाने लगी, लेकिन देवांश अपने एक दोस्त के पास जाकर बैठ गया। आद्विका ने उसे घूरा और फिर वो एक खाली चेयर पर जाकर बैठ गई। माही और मयंक स्टेज पर बैठे थे। उनकी वरमाला हो चुकी थी। माही वाइन कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, काफ़ी खुश भी थी। आद्विका उसे देख मुस्कुरा दी। तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठा। वो माही का दोस्त था, लेकिन आद्विका भी उसे जानती थी। वो उसे देख हल्के से मुस्कुरा दी। वो लड़का उससे माही के बारे में कुछ बातें कर रहा था। कुछ देर बाद आद्विका का ध्यान अचानक ही देवांश पर गया, तो वो उन्हें ही देख रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी निगाह हटा ली। उसके चेहरे पर एकदम शांत भाव थे। आद्विका कुछ देर उससे देखती रही, फिर उसने भी अपनी निगाह सामने स्टेज की तरफ कर ली। देवांश ने स्टेज पर जाकर माही और मयंक को गिफ्ट देते हुए शादी की बधाइयां दी और बिना मयंक की नजरों में आए माही को सॉरी भी कह दिया था। माही कुछ बोल ही नहीं पाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी थी। वो पुरानी सब बातें भूल चुकी थी। देवांश फिर वहां से चला गया था बिना आद्विका से मिले, और आद्विका को ये बात बहुत बुरी तरह चुभ गई थी। उसके दिल में आज तेज दर्द उठ रहा था। वो उससे बात करना चाहती थी, उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो उससे बिना कुछ बोले ही चला गया। माही और मयंक की शादी हो जाने के बाद आद्विका वापस अपने घर आ गई। माही ने जब उससे पूछा था, तब उसने झूठ कह दिया था कि उसके और देवांश के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। 2 दिन बाद आद्विका ने एक फैसला किया और फिर सीधा देवांश के ऑफिस पहुंच गई। वो सीधा दंदनाते हुए उसके कैबिन में चली गई और पीछे देवांश की सेक्रेटरी से उसे आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने तेज़ आवाज़ में दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। देवांश ने चौंक कर उसे देखा। अंदर 3 आदमी देवांश के सामने बैठे थे। डेस्क पर कई फाइलें रखी हुई थी। आद्विका एक लम्हे को सकुचाई, लेकिन फिर गुस्से में देवांश के पास आई। वो अभी भी हैरानी से उसे देख रहा था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, उसने गुस्से में देवांश से कहा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वहाँ कुछ लोग भी बैठे हैं और उसे ही घूर रहे हैं। तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देवांश ने उसे कमरे की ओर इशारा करके नरमी से कहा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। वो इस बार अपना हाथ डेस्क पर मारते हुए तेज आवाज़ में बोली, तो देवांश ने 2 पल उसे देखा और फिर सामने बैठे लोगों को बाहर जाने का इशारा किया। कहो, क्या बात करनी है? उन सब के जाने के बाद देवांश ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए पूछा। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। एक लॉयर से बात किए, मेरे साथ चलो उनके साथ। आद्विका ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तो देवांश के अंदर कुछ टूट सा गया। आंखों में नमी आने लगी थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार था। ओके चलो। उसने आद्विका की बात चुपचाप मान ली। आद्विका एक लम्हे को स्तब्ध रह गई और फिर अगले ही पल उसने गुस्से में देवांश की कॉलर पकड़ ली। आखिर तुम चाहते क्या हो देवांश? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आद्विका रुआसी हो गई थी। मैं सिर्फ वो चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ अब कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मैं क्या चाहती हूँ ये तुम्हें उस रात समझ नहीं आया था क्या देवांश? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। माफ़ कर देने से दिल में प्यार का एहसास नहीं जाग जाता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ तुमसे शादी की थी। तुम्हें अपने साथ रहने पर मजबूर किया था। मजबूरी कभी प्यार नहीं बन सकती। मैं तुम्हें अब किसी मजबूरी में अपने साथ रहने को नहीं कहूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा। तुम एक बेहतर इंसान डिज़र्व करती हो। अब मैं और खुदगर्ज नहीं बनूंगा। वो सपाट चेहरे के साथ बोला। हमारे बीच उस रात बहुत कुछ हुआ था देवांश। वो प्यार नहीं तो क्या था? वो उसकी बातें सुन हैरान होने के साथ साथ शॉक भी हो गई थी। उसकी पकड़ देवांश के कॉलर से छूट गई। यकीनन मेरे लिए प्यार था। मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी वो। तुमने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया था। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दर्द से काफ़ी हद तक आज़ादी मिल गई थी। अगर उस रात तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए खुद को मुझे सौंपना कितना मुश्किल रहा होगा। मैं समझता हूँ। मेरी हालत देख तुम्हें मुझ पर तरस आ गया था और इसीलिए तुमने मुझ पर तरस खाकर उसके आगे बोलने से पहले आद्विका ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। इसके आगे वो कुछ नहीं सुन सकती थी। तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो देवांश? क्या कोई लड़की सिर्फ तरस खाकर किसी को अपना तन मन सौंप देती है क्या? उसे देवांश की बातें सुन अब तेज़ गुस्सा आ रहा था। उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ सोचे बैठा है, लेकिन उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। वो अब उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं चाहती थी। अगर वो गलत सोच रहा है तो ये उसका फ़र्ज़ है कि वो उसकी गलतफहमी को दूर करे। अगर तुम सच में इतने बड़े बेवकूफ़ हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता देती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे करीब जाने का कारण कोई तरस नहीं था। मेरे दिल की वो तकलीफ़ थी जो मुझे तुम्हें तकलीफ़ में देख कर हुई थी, और मुझे तकलीफ़ इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। हमारा रिश्ता बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरा है। गलतियाँ सिर्फ तुमसे ही नहीं हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं। कभी तुम गलत थे तो कभी मैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम हमारे रिश्ते को एक दूसरा मौका दें। अपनी गलतियों से सबक लेकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहती देवांश। वो आखिर में नम आंखों से बोली तो देवांश की आंखों में भी नम हो गई। उसने आद्विका को खींचकर अपनी बाहों में कस लिया। आद्विका ने मुस्कुराकर उसके पीठ पर अपने हाथ रख दिए।
आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। वो उस पर अपनी पकड़ मजबूत करता बोला। और मैं भी, आदिका ने कहते हुए उसके गाल पर किस कर दी। देवांश ने उसका माथा चूम लिया। बहुत मिस किया था मैंने तुम्हें। देवांश ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर देवांश ने उसे नहीं छोड़ा। आदिका ने भी उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद देवांश को अचानक कुछ याद आया तो उसने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और अपनी पॉकेट से आदिका का मंगलसूत्र निकाला। उसे देख आदिका की आंखें नम हो गई। देवांश ने उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसका माथा चूम लिया। आदिका एक बार फिर उसके सीने से लग गई। इतने दिनों से जो बेचैनी थी आज आकर दूर हुई थी। अब तुम कब लेने आओगे मुझे? कुछ देर बाद आदिका ने उसके सीने से लगे हुए ही अपना सर उठाकर पूछा तो देवांश ने चेहरे पर स्माइल आ गई। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अब जाने ही ना दूं। तुम्हारे बिना हर एक लम्हा बहुत मुश्किल से बिताया है मैंने। देवांश ने कहते हुए अपने उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आज का दिन। कल तुम आ जाना मुझे लेने। मैं घर जाकर सबको तुम्हारे आने का बता दूंगी। नहीं, आज ही चलो ना प्लीज़, बल्कि हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। देवांश अब उसके बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहता था। आदिका ने 2 पल सोचा और फिर मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। और फिर वो दोनों आदिका के घर चले गए। उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया ये जानकर आदिका का परिवार काफ़ी खुश था। वो दोनों रात को खाना खाने के बाद वहाँ से चले गए थे। देवांश बहुत खुश था, लेकिन आदिका को ये सोचकर थोड़ी टेंशन हो रही थी कि ना जाने देवांश के पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन उन लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा। क्यारा, जिग्नेश और आशा तीनों उससे नॉर्मली ही मिले थे, क्योंकि आदिका के आने से देवांश आज बहुत दिनों बाद खुश नजर आ रहा था और वो सब उसकी खुशी में खुश हो गए थे। आदिका देवांश के साथ अपने कमरे में आ गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हल्की सी नमी आ गई। आज 6 महीने बाद वो उस कमरे में आई थी। इस कमरे से अच्छी और बुरी यादें दोनों जुड़ी हुई थी, लेकिन वो अब सिर्फ अच्छी यादों को याद करना चाहती थी। देवांश ने गेट बंद करके उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अगर कभी मुझसे नाराज हो जाओ तो चाहे जो सजा दे देना, लेकिन अब दूर मत जाना आदिका, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देवांश ने कुछ भावुक होकर कहा तो उसकी गर्दन पर लब रख दिए। आदिका उसकी ओर पलट गई। देवांश, एक बात मानोगे मेरी? आदिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उम्मीद से पूछा। तुम कहोगी तो ज़रूर मानूंगा। अब से नींद की गोलियां कभी नहीं मत लेना, उसने कुछ भावुक होकर कहा। देवांश 2 पल चुप हो गया तो आदिका कुछ मायूस हो गई। उसने देवांश का हाथ छोड़ दिया। अच्छा, नहीं लूँगा, थोड़ी आदत लग गई है, बट मैं छोड़ दूंगा। इनफैक्ट अभी उन गोलियों को फेंक दूंगा। और वैसे भी अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है। देवांश ने उसके हाथ को थाम कर कहा तो आदिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और फिर देवांश ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आदिका ने आंखें मूंद ली। देवांश काफ़ी देर तक उसके होंठों को चूमता रहा। अब तुम फ्रेश हो जाओ, थक गई होंगी, देवांश उससे दूर होकर बोला तो आदिका हाँ में सर हिलाकर कपड़े बदलने चली गई। उसके जाने के बाद देवांश ने बेड के साइड ड्रॉर से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें नींद की गोलियां थी। वो ले जाकर डस्टबिन में फेंक दी। अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका सुकून, उसकी आदिका उसके पास वापस आ चुकी थी। वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो देवांश ने एक बार फिर उसे बाहों में भर लिया। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आदिका को भी उसकी बाहों में एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसने भी मुस्कुराकर उसके इर्द गिर्द अपनी बाह कस ली। देवांश। थोड़ी देर बाद आदिका ने होले से उसका नाम पुकारा, जबकि उसकी उंगली देवांश के सीने पर जाने क्या लिखने की कोशिश कर रही थी। देवांश उसकी करीबी को आंखें बंद करके महसूस कर रहा था। उसने आंखें खोलकर आदिका को देखा। आदिका ने भी उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा और उससे थोड़ा दूर हो गई। तुम्हें कुछ बताना है? भाई की शादी वाले दिन भी बताना चाह रही थी, लेकिन तुमने कुछ सुना ही नहीं, उसने देवांश से कुछ शिकायती लहजे में कहा। तो अब बता दो, क्या बताने वाली थी? देवांश ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। आदिका ने उसे देखा और फिर उसका हाथ अपने गाल से हटाकर अपने पेट पर रखा। देवांश सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। किस्मत ने जो हमसे छीना था वो हमें वापस दे दिया है। आई एम प्रेग्नेंट, वो नम आंखों से मुस्कुरा कर बोली। देवांश का दिल कुछ लम्हे को रुक सा गया। उसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट होने लगी थी। उसने आदिका से नजरें हटाकर उसके पेट को देखा और फिर वापस आदिका को। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। आदिका ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। देवांश की आंखों में बरबसी एक नमी उतर गई। वो आदिका के गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। वो बता नहीं सकता था वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा था। आदिका की भी आंखें गीली हो गई। प्लीज़ मत रो देवांश, हम इससे बहुत प्यार करेंगे, खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे इसका। तुम अपने दिल से सारी बातें निकाल दो, सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में सोचो। अब हमारे पास उदास होने की कोई वजह नहीं बची है। आदिका ने उससे दूर होकर अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। आदिका, मैं मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो खुश था, अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में आंसू। उसने आदिका को बेड पर बिठाया और खुद नीचे ज़मीन पर बैठकर अपना हाथ आदिका के पेट पर रखा। एक बहुत खूबसूरत एहसास उसे छू कर गुजरा था। पिछली बार तो वो ऐसा कोई एहसास महसूस भी नहीं कर पाया था। देवांश की आंखें और ज़्यादा गीली हो गई। उससे आगे बढ़कर आदिका के पेट को चूम लिया और फिर उसके पेट से लगकर एक बार फिर रो दिया।
आदिका ने भी उससे रोने दिया। वो चाहती थी देवांश इस दर्द से पूरी तरह मुक्त हो जाए, खुद को दोष देना बंद कर दे। वो खामोशी से उसके बालों में हाथ फेरती रही। अब रोना बंद करो, वरना मैं और हमारा बेबी तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। वो देवांश का चेहरा अपनी ओर करके उसके आंसू साफ किए। नहीं, मैं अब तुम दोनों को नाराज़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, उसने जल्दी से अपनी गीली आंखें साफ करते हुए कहा। तो आदिका ने मुस्कुरा कर उसका हाथ वापस अपने पेट पर रखा। अब हम दोनों से वादा करो कि पिछली किसी भी बात को याद करके ना तो उदास होगे, ना ही अपनी आंखों में दोबारा आंसू लाओगे। आज से बल्कि अभी से पिछली सारी बातें भूल जाओगे, क्योंकि तुम उदास होते हो तो हम दोनों को तकलीफ होती है, इसलिए वादा करो। आदिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एकदम पक्का वाला वादा, वो होले से मुस्कुराकर बोला और अपना माथा आदिका के माथे से जोड़ दिया। वो दोनों आज खुश थे, बहुत खुश। इतनी तकलीफ के बाद आखिरकार उनके बीच सब ठीक हो गया था। साथ ही अपने बच्चे को खोने से जो जगह उनके दिल में खाली रह गई थी, वो जगह भी आज भर गई थी। अपने बच्चे को खोने की जो कसक उनके दिलों में थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। देवांश ने आदिका को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। मुझे सुलाओ, उसने आंखें बंद करते हुए प्यार से फरमाइश की और आदिका से लिपट गया। आज उसके चेहरे पर ही नहीं बल्कि दिल में सुकून था कि आज उसका दिल हर बोझ से मुक्त हो गया था। आदिका ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। वो पहले भी उससे ऐसे ही लिपट कर सोता था और आदिका को उसकी आदत बड़ी प्यारी लगती थी। वो मुस्कुरा कर उसे कडल करने लगी। इतना कुछ हो गया था उसकी ज़िंदगी में, कितना दुख, कितनी तकलीफें सही। एक वक्त तो ऐसा आया कि लगने लगा था मानो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। खुद को ख़त्म कर लेने तक के ख्याल आने लगे थे, लेकिन हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने भी नहीं हारी थी और आज उसकी ज़िंदगी को ठहराव मिल गया था। देवांश से सिर्फ प्यार ही नहीं, मान सम्मान भी मिल रहा था। देवांश ने उसकी अहमियत समझी तो उसने भी अपने रिश्ते की अहमियत को समझ लिया और दोनों ने अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने रिश्ते को बचा लिया। अब उसे अपने प्यार या सेल्फ रिस्पेक्ट में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अब पूरा यकीन था कि देवांश कभी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट नहीं पहुँचाएगा। और प्यार तो वो यकीनन उससे बहुत करता है और अब तो उनके प्यार की निशानी भी बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी। उसकी गोद जो एक बार खाली हुई थी, भगवान ने उसे फिर से हरा कर दिया था। आदिका ने मुस्कुराकर अपने पेट पर हाथ रखा जहां देवांश ने पहले से अपनी बाह रखी हुई थी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हल्का सा चेहरा मोड़कर देवांश को देखा। वो सो चुका था। आदिका ने हल्के से उसके गाल को अपने होठों से छुआ और फिर सुकून से आंखें बंद कर सो गई। मिस तो उसने भी देवांश को बहुत किया था। कुछ दिनों बाद देवांश ने आदिका की प्रेगनेंसी की न्यूज़ पूरी फैमिली को बता दी। सब बहुत खुश थे। इस खबर को सुनकर वो आदिका की पिछली प्रेगनेंसी में हुए हादसे को भूल गए थे और अब उन सबको बेसब्री से आदिका और देवांश के बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार था। आशा और देवांश आदिका का बहुत ख्याल रखते थे। एक बार पहले खुशियाँ उनके दरवाजे पर आकर वापस लौट गई थी, लेकिन इस बार वो उसे कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे। देवांश जितना हो सके आदिका को खुश रखने की कोशिश करता था। वह आदिका को अपने मायके जाने से नहीं रोकता था। उसकी पसंद या नापसंद को अहमियत देता था और सबसे ज़्यादा उसका बहुत ख्याल रखता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब आदिका और देवांश को अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार था। और फिर एक दिन सबका इंतजार खत्म हुआ। आदिका ने गोल मटोल से बेबी बॉय को जन्म दिया, जो आदिका और देवांश दोनों के नैन नक्श लेकर पैदा हुआ था। पूरी फैमिली में खुशी की लहर दौड़ गई। वो बच्चा उन सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया था। देवांश बच्चे को लेकर जब पहली बार आदिका के पास आया, तब बच्चे को आदिका की गोद में देते हुए उसने यही कहा था कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाएगा, उसे औरतों की इज्जत करना, उन्हें मान देना सिखाएगा। जो गलत आदतें उसने अपने पिता से सीखी थी, वो अपने बच्चे को हमेशा उन आदतों से दूर रखेगा। उसका बेबी भी अपनी बीवी को ना सिर्फ प्यार करेगा, बल्कि उसे वो इज्जत भी देगा जो वो डिज़र्व करती है, और ये सब बातें अपने बेटे को ज़रूर सिखाएगा। आदिका को उसकी बातें सुनकर उस पर बहुत प्राउड फील हुआ। उसने मुस्कुरा कर देवांश को देखा और फिर अपने बच्चे को प्यार से चूम लिया और अपनी आंखें मिची मिची आंखों से अपनी माँ को देख रहा था। आदिका भावुक हो उठी। देवांश ने प्यार से उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और आदिका के बालों पर लब रख दिए। आदिका और देवांश ने अपने बेटे का नाम हर्षित रखा। नन्हे से हर्षित ने देवांश और आदिका की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी, उनका परिवार पूरा कर दिया।